हेलो गाइज, यस यस ला क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम छठपूर्त की संविदा पर चर्चा करेंगे। और सबसे आवश्यक बात तो ये है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं छठपूर्त संविदा की परिभाषा। संविदा अधिनियम की धारा 124 में छठपूर्त संविदा को परिभाषित करता है। यानी जो संविदा अधिनियम की धारा 124 है वो छठपूर्त संविदा को परिभाषित करता है, जो इस प्रकार है। वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचने का वचन देता है, छठपूर्त की संविदा कहलाती है। अर्थात एक ऐसी संविदा जहां एक पार्टी दूसरे पार्टी को वचन देती है कि आपको कोई भी हानि हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, मेरी वजह से या किसी अन्य व्यक्ति की वजह से। ऐसी संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। इंश्योरेंस करवाना क्षतिपूर्ति की संविदा है। उदाहरण, ए से बी संविदा करता है कि वह उसकी हानि या क्षति की भरपाई करेगा जो सी द्वारा बी के खिलाफ मुकदमा चलाने में 200 रुपये तक का खर्च होगा। अगर यही बात दो यानी जो ये है वो जो ए है वो बी जो 200 रुपये तक का खर्च करेगा सी से मुकदमा लड़ने में, सिर्फ वही 200 रुपये की भरपाई करेगा, क्योंकि ए ने ऐसा कहा है कि हम 200 रुपये तक की ही भरपाई करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण केस है जो एडिसन बनाम जर्विन्स का केस है, जो 1829 का केस है। इस वाद में प्रतिवादी ने वादी से कहा कि उसकी गायों को नीलामी द्वारा बेच दे। वादी ने गायों को नीलामी द्वारा बेच दिया। बाद में पता चलता है कि गाय प्रतिवादी की थी ही नहीं। गाय का असली मालिक ने वादी के गायों का मूल्य वसूल लिया। प्रतिवादी ने प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा किया और निर्णित हुआ कि वादी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। क्षतिपूर्ति की संविदा के आवश्यक तत्व। क्षतिपूर्ति की संविदा के निम्नलिखित 3 आवश्यक तत्व होते हैं, जिन्हें हम क्रमानुसार देखते हैं। पहला आवश्यक तत्व, क्षतिपूर्ति की संविदा के लिए 2 पक्षकार होने चाहिए। एक क्षतिपूर्तिकर्ता और दूसरा क्षतिपूर्तिधारी। क्षतिपूर्तिकर्ता को हम हानि रक्षक कहते हैं और क्षतिपूर्तिधारी को हम हानि रक्षाधारी कहते हैं। जो क्षतिपूर्तिकर्ता होता है उस व्यक्ति को जो क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है, यानी जो क्षतिपूर्ति करता है वो क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है, और जो क्षतिपूर्तिधारी है वो क्षतिपूर्ति प्राप्त पाने का या प्राप्त करने का वचन ग्रहण करता है। नोट, इंश्योरेंस कंपनी और गाड़ी के मालिक के बीच की संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद। दूसरा आवश्यक तत्व, हानि से बचने का वचन। इसके अंतर्गत क्षतिपूर्तिधारी को होने वाली हानि से बचने का वचन देता है। यानी इसके अंतर्गत जो क्षतिपूर्ति करता है वो क्षतिपूर्तिधारी को जो होने वाली हानि को वचन देता है। इस वचनों के आधार पर क्षतिपूर्ति की संविदा का निर्माण होता है। ऐसे वचन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकते हैं, यानी लिखित या मौखिक किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, आप देख लीजिएगा, नहीं समझा देते हैं। जैसे ए बी से
वचन दिया या बी से कहा कि अगर से आप पर मुकदमा लाता है और उस मुकदमे में अगर आप उससे मुकदमा लड़ते हैं तो जो 200 रुपये तक का खर्च आएगा उसकी भरपाई मैं करूँगा। तो बी को हुई 200 रुपये तक की हानि देने का वचन कौन किया? ए किया। तीसरा आवश्यक तत्व, हानि की उत्पत्ति वचनदाता या किसी अन्य व्यक्ति की आचरण से हुई हो। यानी जो हानि की उत्पत्ति है वो या तो वचनदाता के आचरण से या किसी दूसरे व्यक्ति के आचरण से हुई हो, यानी वो सिर्फ मानव द्वारा ही हुआ हो। धारा 124 व्यापक नहीं है। जो धारा 124 है वो बहुत व्यापक नहीं है। यह केवल उन अनुबंधों को ही क्षतिपूर्ति अनुबंध के रूप में ही मान्यता देती है जिनमें निम्नलिखित आचरण से उत्पन्न हुई क्षति की पूर्ति होती है। पहला वचनदाता, दूसरा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, अर्थात इसके अंतर्गत केवल मानवीय आचरण ही सम्मिलित किया जाता है। क्षतिपूर्ति की संविदा व्यापक नहीं है जबकि समाश्रित संविदा व्यापक है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ इंसानों की वजह से, यानी जो क्षतिपूर्ति की संविदा है इसमें सिर्फ इंसानों की वजह से हुई हानि को कवर करता है, जबकि सेक्शन 31 यानी समाश्रित संविदा इंसानों की वजह से हुई क्षति को कवर करने के साथ साथ प्राकृतिक आपदा को भी कवर करता है। एक एग्जाम्पल, जैसे बीमा की संविदा क्षतिपूर्ति संविदा की परिधि में नहीं आती है। जो समाश्रित संविदा का एक समान उदाहरण है, यानी जो बीमा की संविदा है वो क्षतिपूर्ति संविदा के अंदर नहीं आती है, लेकिन वो समाश्रित संविदा का एक समान उदाहरण है। आइए एक केस देखते हैं। द न्यू इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बना ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो AIR 2007 गुजरात का केस है। इस वाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जीवन बीमा तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को छोड़कर शेष प्राय सभी बीमा को क्षतिपूर्ति की संविदा माना गया है। यानी इसमें दुर्घटना बीमा या दुर्घटना बीमा क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं है। ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति करने का प्रतिवादी का वचन निरपेक्ष होता है। ज्यों ही ऐसे वचन का पालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है, क्षतिपूर्ति का वाद लाया जा सकता है, चाहे वास्तव में नुकसान कुछ भी हुआ हो। क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 125 में दिया गया है, जब उस पर वाद लाया जा सके, यानी क्षतिपूर्तिधारी का अधिकार जब उस पर वाद लाया जा सके। यह कब है? वचन गृहीता को वचनदाता के से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के निम्न 3 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, समस्त क्षति की राशि प्राप्त करने का अधिकार, यानी जो क्षतिपूर्ति यानी वचन गृहीता को वचनदाता से समस्त क्षति की राशि प्राप्त करने का अधिकार है। सभी व्ययों को प्राप्त करने का अधिकार, यानी वचनदाता से वचन गृहीता सभी व्ययों को प्राप्त कर सकता है, जिनके निम्न आधार हैं। पहला आधार, वाद को प्रस्तुत करने में जो खर्च हुआ हो, यानी वाद को प्रस्तुत करने में जो खर्च हुआ उसको प्राप्त करता है। सूट को डिफेंडिंग करने में जो खर्च हुआ उसको प्राप्त कर सकता है। तीसरा,
आधार क्या है? सभी चुकाई गई राशि को प्राप्त करने का अधिकार, यानी सभी चुकाई गई राशि को प्राप्त करने का अधिकार। किसी वाद में समझौता करने के लिए चुकाई गई राशि, किसी वाद में समझौता करने के लिए चुकाई गई राशि को भी प्राप्त कर सकता है। क्षतिपूर्तिदाता के दायित्व का प्रारंभ, यानी क्षतिपूर्तिदाता के दायित्व का प्रारंभ कब होता है? आरंभ में आंग्ल विधि का सिद्धांत यह था कि जब क्षतिपूर्तिधारी को वास्तव में क्षति हो तभी वह क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। पहले क्षति फिर क्षतिपूर्ति, यही सूत्र था, परंतु यह सिद्धांत अब बदल दिया गया है। इस परिवर्तन को वर्णित करते हुए न्यायमूर्ति छागला ने गजानन भोरेश्वर वर्सेस भोरेश्वर सदन, जो 1842 का केस है, इस मामले में यह सिद्धांत आरंभ किया गया कि जैसे ही क्षतिपूर्ति का दायित्व स्पष्ट हो जाए वैसे ही वह क्षतिपूर्ति दाता से भुगतान करने के लिए धन मांग कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।